जय हिंद। स्वागत है आपका टैपिंग्स.लाइफ के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको उत्तराखंड का सारेगामा भी नहीं पता, लेकिन उन्हें उत्तराखंड के एजुकेशन के ऊपर राग मल्हार गाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी की। तो हो कुछ ऐसा रहा है इन दिनों कि मनीष सिसोदिया जी एक स्प्री पे हैं और इस स्प्री के तहत वे कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कभी उत्तराखंड आते हैं। उत्तर प्रदेश में वे गए और मनीष सिसोदिया जी शायद इस चैलेंज के दबाव में ये भूल गए कि वे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और वे विदाउट एनी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए जहाँ पहुँचे लखनऊ, जहाँ पे उन्हें रोक दिया गया पुलिस वालों के द्वारा और उन्हें वापस भेज दिया गया। देखिए साहब, इलेक्शंस जीतने का एक आप लॉस मान लीजिए आपके लिए ये भी है कि आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, और खासकर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब कहाँ उनके ऊपर या तो काली स्याही फेंक दे और या तो उन्हें चांटे मार दे। और ये सब होने के बाद वापस आम आदमी पार्टी जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि भाई दूसरी पार्टी वालों ने ये सब काम किया है। तो अपने आप को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लोग प्रोटोकॉल को फॉलो कराने की तो कोशिश करेंगे ही। बहरहाल ये यूपी में ही नहीं हुआ है, उत्तराखंड में भी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि यदि आपके घर में आपका कोई दुश्मन भी आए तो उसे भी चाय पूछना अनिवार्य है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीमार हुए, उन्हें कोरोना हुआ, तो उन्होंने ये चैलेंज कौशिक साहब को, मदन कौशिक साहब को फॉरवर्ड किया कि वे उत्तराखंड की शिक्षा नीति के ऊपर बात करें, माफ़ कीजिएगा, और बात करें ऐसी 5 उपलब्धियों के बारे में जो कि इन्होंने हासिल करी हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मनीष सिसोदिया साहब आए, वे अपने निर्धारित समय पर अपनी कुर्सी पर बैठे और उस कुर्सी पर बैठे रहे। ना ही कौशिक साहब आए, ना ही कौशिक साहब की तरफ से कोई और आया, ना ही उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई और आया। तो खाली कुर्सियां मनीष सिसोदिया जी और कुछ आम आदमी पार्टी के लोग बैठे रहे। कुछ जर्नलिस्ट ज़रूर वहाँ थे, कुछ फोटोग्राफ्स खींची गई और एक रिपोर्ट बनी और चैलेंज वहीं पे समाप्त हो गया। मनीष सिसोदिया जी को अगर मैं इस पिक्चर से निकाल दूं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था की जिस व्यवस्था ने, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उस व्यवस्था ने 2017 से लेकर अपने स्कूल्स में कुछ ऐसा हासिल किया भी नहीं है जो वो किसी के सवालों का जवाब दे सके। इससे पहले भी उत्तराखंड में बदहाली ही थी एजुकेशन के मामले में। लेकिन जब कभी भी आप इतने इनएफिशिएंट हो जाते हैं कि आपके चर्चे, आपकी इनएफिशिएंसी के चर्चे, आपकी नालायकता के चर्चे हर किताब में, हर पन्ने पे, हर मुंह पे हों, तो किसी भी आदमी को ये आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो आपको कहीं पर भी चैलेंज कर दे, और सड़क पर भी अगर ये वो चैलेंज करते तो आपको पटखनी दे सकते थे। लेकिन शायद उत्तराखंड की गवर्नमेंट अभी भी होश में नहीं आ रही है और वे इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। एटलीस्ट अगर इतनी जोर शोर से या इतना पैसा देने के बाद आम आदमी पार्टी एक हवा बना पाई है उत्तराखंड में, तो अपने आप नहीं तो किसी ना किसी और को इनके सवालों के जवाब देने के लिए भेजा जाना चाहिए था, या खुद ही कैमरे पे आके इन सवालों के जवाब दे सके। मनीष सिसोदिया जी की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जी तो वैसे भी बहुत हाई स्पिरिट पे हैं। हाई स्पिरिट में उनको होना भी चाहिए, क्योंकि अभी ही एक प्रोग्राम में थे, एक प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था। ये प्रोग्राम में इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे ये फोर्ड फाउंडेशन के लोग थे। फोर्ड फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे इनकी शिक्षा नीति के बारे में बहुत तारीफें हुई। वैसे में तारीफों की बात है भी, दिल्ली में कुछ चेंजेस हुए हैं साहब, स्कूल अच्छे हो गए हैं, प्लांटेशंस हो गई हैं, क्लासरूम्स बहुत बढ़िया बना दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक बहुत ही अहम काम हुआ दिल्ली के स्कूलों में, वो था उन जगहों पे जैसे कि त्रिलोकपुरी या कल्याणपुरी या दिलशाद गार्डन, इन जगहों के स्कूल्स में, इन जगह के सरकारी स्कूल्स में जब ये बच्चे या झिलमिल इन एरियाज़ के जो ये सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पे जो बच्चे रिसोर्सेज के ना होने के कारण
पढ़ाई नहीं कर पाते थे या स्कूल में उतनी रुचि नहीं दिखाते थे, यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के प्रिंसिपल्स ने, यहाँ के स्कॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने दसियों साल कुर्बान किए उन बच्चों के अंदर एक एफिशिएंसी को जगा देने का। एफिशिएंसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बच्चे टाइम पे स्कूल आते हैं, उन्हें स्कूल में जाना अच्छा लगता है और वे सिर्फ किताबें ही नहीं और भी कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अभी हाल ही फिलहाल में त्रिलोकपुरी के एक स्कूल का आया, जहाँ पे एक बच्चे ने पेन से, रेड पेन से, रेड फाउंटेन पेन से एक ड्राइंग बनाई थी और वो ड्राइंग केवल दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में भी लोगों की ज़ुबान पर उसकी तारीफ़ें चढ़ी रहीं। तो इस मामले में जब रिपोर्टर्स अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के टीचर्स उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई उसमें गवर्नमेंट नहीं, कोई उसमें सरकारी तत्व नहीं था, लेकिन जो वहाँ के नौकरी करने वाले लोग थे, उन लोगों के अप्रिसिएशंस, उन लोगों के अपनेपन की वजह से ये बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपना सर्वस्व वहाँ पे बलिदान किया है, और बलिदान ही मैं कहूँगा साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज उन लोगों ने, फेरबदल उन लोगों ने किया है। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पर जब भी कोई सरकार आई तो जिसकी सरकार उसका ठेकेदार के तर्ज पर, जिसकी सरकार उसकी सरकार के व्यक्ति को ज़मीन मिलेगी स्कूल के लिए, इस तर्ज पर एक पब्लिक स्कूल्स का बहुत बड़ा तांता खड़ा हो गया। उन पब्लिक स्कूल्स में फंडिंग्स जाती थी, उन पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती होती थी, अच्छे टीचर्स वहाँ जाते थे, और सरकारी स्कूल में ठीक उसके विपरीत होता था। कोई वहाँ पे टीचर्स की जो भर्ती है वो तो रुकी गई थी, फैसिलिटीज़ की तो हम बात छोड़ ही दें, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो टीचर्स वहाँ पे थे उन लोगों ने, उनमें से कई लोगों ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ को बदल देने की। हाँ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये बात ज़रूर है कि मार्केटिंग हुई, अच्छे अच्छे मार्बल्स बिछाए गए, क्लासरूम्स में उजाले ज़रूर हो गए, जिसकी वजह से एक अरोमा बनता है, एक हवा बनती है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर भी भेज सकते हैं। एक वो क्लास जो कि ऑलरेडी अपने बच्चों के लिए 3, 4 या 5 लाख की डोनेशन देके पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराती थी, अगर उसके ऊपर प्रेशर है तो वो सरकारी स्कूल की तरफ आ रहा है। लेकिन कभी कभी झूठी मार्केटिंग की वजह से नुकसान भी होते हैं। कुछ स्कूल्स में तो टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में केवल अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इस मार्केटिंग स्टंट को प्रिवेल कराने के लिए इस तरह की मार्केटिंग की जा रही है। लोगों को अब भी उसमें सचेत रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या जो बातें बोली जा रही हैं वो बातें पूर्णतः सत्य हैं या नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस समय स्कूलिंग्स का है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब केवल पेंटिंग या ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स नहीं है, एक्सपोजर है, क्विज़ है, दूसरे स्कूल्स के साथ कॉम्पिटिशन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो कि एक पब्लिक स्कूल मुहैया कराता है, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में अभी भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैं हर सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल दिल्ली सरकार तो फिर भी ये सब कुछ अटेन कर चुकी है, क्योंकि एक नज़र, एक दायरा वहाँ तक सरकार ले जा चुकी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी सरकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो एजुकेशन के ऊपर इतना शक्तिशाली रहा हो। इसकी वजह से जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट की थी, जो एक जो होड़ थी एजुकेशन को बेटर करने के लिए, वो कभी नहीं रही। शायद ये शुरुआत हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आज भी एक तरफ टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छत, त्रिपाल के अंदर बैठे हुए बच्चे, टीचर्स की गैर मौजूदगी हमारा स्वागत करती है सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में जहाँ पे एक और दिल्ली सरकार मार्केटिंग कर रही है कि आइए अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराइए, वहीं पे उत्तराखंड की सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कराने की ओर नज़र करे हुए है। जहाँ पर एक और प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं स्कूल्स में, सरकारी महकमों में प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं, सरकारी स्कूलों में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, वहीं पे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बदहाली है, सरकार की ओर से अनदेखी है। कुछ जगहों पर अभी भी टीचर्स अपनी पूरी जान और अपनी ताकत लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स ज़ीरो हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद
दी नहीं जा रही, कोई सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं। यहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार में जो एक पॉलिसी उन लोगों ने बनाई है, उसके तहत वे बच्चों को साइकोलॉजिकली भी इनेबल कर रहे हैं, उनसे बातें करना शुरू करा है कई जगहों पर, और एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड में जहां टीचर्स की कमी है, वहां पर कभी गेस्ट लेक्चर्स को बुला दिया जाता है और कभी गेस्ट लेक्चर्स को निकाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार में जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स का काम हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार तो गेस्ट लेक्चरर्स को भी एक तरीके से धक्का देने पे लगी है, जिसकी बेसिस पे उनके कई सारे स्कूल्स चल रहे हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और कई सारी मदद उनको मिल रही है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह का रुख अगर ये अपने लोगों की तरफ करेंगे तो ज़रूर किसी भी आदमी को उंगली उठाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक की बात करें उपलब्धि की, मुझे नहीं लगता है कि इतने सालों में 3 उपलब्धियाँ भी मैं उत्तराखंड सरकार की एजुकेशन की ओर गिना सकूं। समस्या तब आती है जब हम बात करते हैं अच्छी पॉलिसीज़ की। देखिए आज तो अच्छी पॉलिसीज़ भी नहीं है, लेकिन अच्छी पॉलिसीज़ भी अगर हमारे पास अवेलेबल हों, उत्तराखंड में अच्छी पॉलिसीज़ भी अवेलेबल हों, जैसा कि हुआ था ये 108 एम्बुलेंस के समय में जो अच्छी पॉलिसीज़ बनी थी, जैसे कि डंडी डंडी एम्बुलेंस, कि हमारी एम्बुलेंस सड़क तक पहुंच जाएगी, लेकिन पेशेंट को जहां पे सड़क नहीं है, सड़क बनाने में समय लगेगा, वहां से पेशेंट को डंडी डंडी एम्बुलेंस, जिसको ना पता हो उसको मैं हम बता दें कि 2 डंडियां लगा के बीच में एक पट्टा जैसे कि एक स्ट्रेचर्स टाइप का सा बना के हर जगह पर मुहैया कराया जाना था, और उसमें पेशेंट को आराम से पगडंडी में चलते हुए लोग एम्बुलेंस तक पहुंचा देंगे और वहां से वे हॉस्पिटल के पास पेशेंट को ले जाएंगे। अच्छी सोच थी, तेज़ सोच थी, सरकार ने ये माना कि इतनी जल्दी सड़कें नहीं बन पाएंगी, लेकिन अब तक मतलब करीब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, करीबन 12 साल हो चुके हैं। निशंक जी के समय में ये पॉलिसी निकली थी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, कितने ही गांव हैं जहां पर ये डंडी डंडी एम्बुलेंस है। तो देखिए ये तो अच्छी पॉलिसी के साथ भी हो रहा है, लेकिन जहां पर उत्तराखंड के जंगल माफिया के हाथ और उत्तराखंड की एजुकेशन ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, चाहे वो मिनिस्ट्री से लेकर मैनेजमेंट हो, वहां पर हम एफिशिएंसी की बात तो दूर दूर तक भूल जाए। ऐसे में कोई भी आके आपको चुनौती देगा, आपको उसकी चुनौती का सामना करना है, करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन शर्म का एक माहौल क्रिएट हो जाता है जब इस तरह के चैलेंजेस डायरेक्टली बड़े लेवल पर सीधे सीधे मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। और लोगों को पता है कि फेलियर्स हैं, लोगों को पता है कि हालात खराब हैं, लोगों को पता है कि ये व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं रहेगी, जल्द ही कई सारे स्कूलों को बंद करके वहाँ से सारा टिंडा टिपड़ा उठाकर शहर की ओर ये टीचर्स आ जाएंगे। अब इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबका यह सोचना कि क्या वे लोग जो कि टोटली इनएफिशिएंट हैं उन्हें सरकार की जिम्मेदारी सौंपी जाए, या वे लोग जिनको उत्तराखंड का अ ब क ख ग कुछ नहीं पता उनके हाथ में सरकार को सौंप दिया जाए। भाई ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा करते हैं, उसका डेटा बनाते हैं और उसके बाद लोगों के पास जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि अब हम आपके तारनहार हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पिछले इलेक्शंस में भी, जहां पर दिल्ली से बड़े मिनिस्टर्स आके कुछ देर गढ़वाली में बात करके आपको ये अंदाज़ा दिला गए कि अब सरकार दिल्ली से ही रन होगी, और अब फिर से दिल्ली से कुछ लोग आकर आपको यह बता रहे हैं कि आप लोगों के बस की कोई बात नहीं है, सरकार तो हम ही चलाएंगे लेकिन चेहरे अलग होंगे, भगवान दिल्ली का ही बनेगा, सरकार कहीं की भी हो, भगवान दिल्ली का। क्या ये बात हम लोगों को हजम हो जानी चाहिए, और क्या हम लोगों को अभी भी ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि अपने ही यहाँ से हम लोगों को चुन सकें,
हम अपने लोगों को इतना शक्तिशाली कर सकें कि इनकी जवाबदेही दिल्ली में ना होकर अपने ही एरिया में हो, अपने ही राज्य में हो, ताकि किसी के भी कान किसी भी समय पर आम जनता मोड़ सके। क्या कांग्रेस जो भगवान आपके लिए प्रेजेंट करती है उसे आप भगवान मानने के लिए तैयार हैं? क्या बीजेपी जिसे भगवान बना के आपके समक्ष लाती है उसे आप भगवान मानने के लिए तैयार हैं? या जो नई आम आदमी पार्टी आपके लिए भगवान लेकर आ रही है, क्या आप उसके लिए भगवान मानने के लिए तैयार हैं? इस चीज़ को बहुत ही गहनता से सोचना होगा। क्या पहाड़ को बचाने के लिए आज जो आपकी कस्में वादे करने वाली सरकारें हैं, या जो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स है, ये जो कस्में वादे खाने वाले लोग हैं, क्या इन्हें किताबें खोलनी चाहिए? और यदि ये किताबें खोलते हैं तो इस पे नज़र किसकी होनी चाहिए? इस बारे में क्या आम जनता को सोचना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को आज यहीं विराम देता हूं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए tappings.live में, क्योंकि हम जल्द ही लेके आ रहे हैं मिस फायर का सीज़न 2। जी हाँ, मिस फायर के सीज़न 2 में बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, बहुत सारी डिबेट्स होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कहीं ना कहीं अखबारों से छूट गई, न्यूज़ चैनल्स से छूट गई, पत्रकारों से छूट गई, और कुछ ऐसी गोलियां जो बंदूक से तो निकली लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंची। हम जमा करेंगे कुछ ऐसी गोलियां, हम जमा करेंगे कुछ ऐसी खबरें, और हम जमा करेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो आपको लुभाएंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और जो आपको हमारे साथ बने रहने पर मजबूर करेंगी। आपसे मिलते हैं tappings.live के अगले शो में। तब तक के लिए जय हिंद।